नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आप जो बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े, जूते और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जरूरी नहीं है कि वो असली हो। जी हाँ, क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में बिकने वाले 25 से 30% उत्पाद नकली हैं। यानी कि मार्केट में मिलने वाला हर चौथा प्रोडक्ट एक तरह से नकली है। अब दिलचस्प ये है कि ये रिपोर्ट दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों पर आधारित है और यहीं पर सबसे ज़्यादा खरीदारी भी होती है। खरीदारी के बड़े बड़े केंद्र हैं ये। बड़े शहरों पर आधारित इस रिपोर्ट के और क्या क्या लेयर्स हैं, समझने की कोशिश करेंगे। कैसे नकली प्रोडक्ट का कारोबार फल फूल रहा है, क्यों फल फूल रहा है, ये इकोसिस्टम पनपने के कारण क्या है। साथ ही बताएंगे कि कैसे इस पर नकेल कसी जा सकती है और एक ग्राहक के रूप में आप कैसे असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। मुद्दे पर करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आजकल ब्रांड के नाम पर नकली जूते, कपड़े, घड़ियां धड़ल्ले से बाजार में बिक रही हैं। ऑनलाइन खरीदारी में भी ब्रांडेड सामानों की नकली खेप के बिकने की शिकायतें कई बार मिल चुकी है। कई लोग इन नकली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल स्टेटस सिंबल के लिए करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के नकली प्रोडक्ट भी बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं? आपको हर बड़ी नामचीन कंपनियों के नकली प्रोडक्ट बाजार में मिल जाएंगे, वो भी खुलेआम और बेहद ही कम कीमत पर। दरअसल मार्केट रिसर्च और रेटिंग कंपनी क्रिसिल ने ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन प्रोवाइडर्स एसोसिएशन यानी एस्पा के साथ मिलकर नकली सामानों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक देश में बेचे जाने वाले सभी उत्पादों में से करीब 25 से 30% उत्पाद नकली होते हैं। यानी आप जो प्रोडक्ट असली समझकर खरीद रहे हैं, उसके नकली होने की आशंका बनी रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 27% कंज्यूमर इस बात से अनजान होते हैं कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं वो नकली है। लेकिन मजे की बात ये है कि 89% लोगों को ये बात पता होती है कि बाजार में नकली प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं। दिलचस्प ये है कि ये रिपोर्ट देश के 12 बड़े शहरों में हुए सर्वे पर आधारित है, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के अलावा अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, पटना, बेंगलुरु, आगरा, जालंधर और हैदराबाद शामिल है। सोचिए कि छोटे शहरों में बड़े ब्रांड्स के नाम पर कितना नकली सामान बिकता होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 31% के साथ नकली उत्पादों के मामले में परिधान क्षेत्र सबसे ऊपर है। इसके बाद 28% के साथ एफएमसीजी का नंबर आता है। 25% के साथ ऑटोमोटिव का नंबर आता है। यहाँ तक कि नकली दवाओं का भी देश में बड़ा बाजार है। रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में बिकने वाले 20% दवाएं नकली होती हैं। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के क्षेत्र में भी उत्पादों के नकली होने की 17% आशंका रहती है। एग्रोकेमिकल सेक्टर भी नकली उत्पादों से नहीं बच सका है। इस सेक्टर में 16% प्रोडक्ट के नकली होने की आशंका रहती है। नकली उत्पादों में खाने वाला तेल, नकली मिठाई और बच्चों के खिलौने भी शामिल हैं, जो हमारी आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। एस्पा के मुताबिक कारोबारी साल 2019-20 में नकली सामानों का बाजार 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का था। एक आंकड़े के मुताबिक नकली उत्पादों के चलते सालाना सरकार को करीब 39,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होता है। नकली उत्पादों के बाजार के फलने फूलने में लोगों के ब्रांडेड प्रोडक्ट को लेकर बढ़ता रुझान एक बड़ी वजह है। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के महंगे होने के चलते कई लोग अपने फैशन को पूरा करने के लिए नकली प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। लेकिन ये खासकर परिधानों के मामले में लागू होता है। वहीं खान पान में नकली प्रोडक्ट की बात करें तो अवेयरनेस की कमी इसकी एक बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ी महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट है जो हमारे हिंदुस्तान में जो लगातार इंडस्ट्री बढ़ रही हैं, जो लगातार कंज्यूमर्स के कई पेन पॉइंट्स को सॉल्व कर रही हैं। लगभग हर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ये एक पेन पॉइंट है। आज हम चर्चा करने के लिए बहुत खास मेहमान आपके बीच में लेकर आए हैं। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं नकुल पसरीचा साहब, प्रेसिडेंट हैं ASPA के, यानी कि ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर एसोसिएशन के। आस्पा जिसकी हम बात कर रहे हैं, और क्रिसिल के साथ मिलकर आस्पा ने ही ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हमारे सामने रखी है। नकुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ है अनीशा मोटवानी, जो कि जानी मानी ब्रांड एंड इनोवेशन एक्सपर्ट हैं। अनीशा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नकुल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। आप लोगों
ने जब ये सर्वे किया उससे पहले आप लोगों के पास किस तरह के ऑब्जर्वेशंस थे? क्या आपको कोई शिकायत मिली? आप क्यों प्रेरित हुए? क्या आपको लगा कि मार्केट में जाकर ये सर्वे करना चाहिए? कोई स्थिति ऐसी नजर आई आपको, कोई ऐसा इकोसिस्टम पनपता हुआ नजर आया जिससे आपने रियलाइज किया कि ये अब सर्वे होना चाहिए? हाँ जी, थैंक यू दीपक जी। देखिए, हमारी एसोसिएशन कई सालों से 24 से ज़्यादा सालों से काउंटर फीटिंग के इशू पर फोकस कर रही है और स्पेसिफिकली इस चीज़ पर फोकस कर रही है कि हम कंज्यूमर्स की हेल्थ, उनकी सेफ्टी के लिए क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे वो खुद अपने आप चेक कर सकते हैं कि जो वो खरीद रहे हैं वो सही है या गलत है। हम सारी जो अपनी रिसर्च में कई सालों से देख रहे हैं कि ये काउंटरफीटिंग की इशू बढ़ती ही चली जा रही है। कोविड के टाइम पर भी हमने मीडिया रिपोर्ट्स को जो मॉनिटर किया तो हमने देखा कि सालाना काउंटरफीटिंग की रेट जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही है वो इंक्रीज की हो रही है। तो हमने सोचा कि इंडिया में पहली बार हम क्यों ना एक क्रॉस इंडस्ट्री, क्रॉस सेक्टर, क्रॉस ज्योग्राफी एक ऐसा सर्वे करें जिससे एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हम निकालें जिससे हमें पता लगे और आम जनता को पता लगे कि हमारे देश में काउंटरफीटिंग की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो ये काम हम कई सालों से कर रहे हैं। कोविड के बाद हमने सोचा कि इसका एक पूरा सर्वे करना चाहिए, जो हमने पिछले साल किया। एब्सोल्युटली। और आपके सर्वे में एक चीज जो है मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस सर्वे का ये है कि आप बता रहे हैं कि 89% लोग कहीं ना कहीं ये जानते हैं, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि फेक प्रोडक्ट्स की मार्केट में प्रेजेंस है, उसके बावजूद वो शायद कंपेल हो रहे हैं काउंटरफीट प्रोडक्ट्स खरीदने के। उसके पीछे के कारण भी आप लोगों ने बताएं। तो यानी कि ज्यादातर लोगों को शायद ये फैक्ट कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट काउंटरफीट है, नकली है, फेक है, शायद लोगों को चौंका नहीं रही है, लेकिन वो फिर भी कंपेल हो रहे हैं इन्हें खरीदने पर। नकुल? बिल्कुल। देखिए, हम भी देखेंगे कि कभी कभी हमें जैसे कि पानी की बोतल खरीदनी होती है और वो पानी की बोतल हमारे पास कोई शायद ऑप्शन नहीं होता, जो हमारे सामने बिक रहा है वो हमें खरीदना है। हमें शायद दिखता भी है कि ये बिल्कुल नकली है, क्योंकि इसने एक असली ब्रांड की नकल करके कंज्यूमर को धोखा देने के लिए ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास जब ऑप्शन नहीं होती, पानी पीना है, तो हम कहीं से खरीद लेते हैं, जानते हुए भी कि हम फेक खरीद रहे हैं। Absolutely. तो ये बहुत गलत बात है। ये आपने अपनी रिपोर्ट में ऐसी चीजों को, हाँ, आपने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का जिक्र भी किया है। देखिए, कारण क्या होता है ये बताए गए हैं। और इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय भी आपसे करा दें। हमारे साथ कुमार राजगोपालन जी जुड़ चुके हैं, सीईओ हैं RAI के, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। राजगोपालन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। अनीशा, मैं अब आपके पास आना चाहूँगा और मैं थोड़ा सा इस एस्पेक्ट पे आ रहा हूँ कि जो क्रिसिल और आस्पा ने अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उसमें कहा गया है कि क्यों ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं लोग। अवेलेबल है, मैं उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन खरीद क्यों रहे हैं उसमें से देखिए, जो इंडियन कंज्यूमर इकोसिस्टम है उसके आप जरा लेयर्स को समझिए। पहला रीज़न जो बताया जा रहा है कि सेंसिटिव टू प्राइस है, सस्ता मिल जाता है तो साहब हम खरीद लेते हैं, बड़ा ब्रांड है, सस्ता मिल रहा है, ले लो, फर्स्ट कॉपी है, ले लो, राइट। डिमांड सप्लाई गैप है, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं जब तक आप विदेश नहीं गए, शायद डिमांड सप्लाई गैप का इशू है। डिजायर टू बाय लग्जरी ब्रांड्स, जिस तरह से सोशल मीडिया में एक अजीब सी अवधारणा पैदा हो गई है, मानसिकता पैदा हो गई कि साहब मैं तो ब्रांड कैरी करना है, मुझे तो ये फलाना ब्रांड का करना है, तो शायद वो प्रेशर है, डिजायर टू बाय लग्जरी ब्रांड्स। पीयर प्रेशर का इसमें जिक्र है, सोशल मोटिवेशंस। तो इसमें कुल मिला के ऐसा इकोसिस्टम, शायद हमारा समाज जो ब्रांड्स या महंगी चीज़ों के प्रति एक अजीब गरीब मानसिकता से जो जूझ रहा है और जो सोशल मीडिया कंपेल कर रहा है, शायद उस वाले एस्पेक्ट को आप कैसे देखेंगी मैम? अनीशा जी। दीपक, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड ये बहुत ही आपने सही कारण बताए। बट अगर आप एक इनहेरेंट आप देखिए, अगर नीड जो है कस्टमर की, कि
हमारे को जो है एक एस्पिरेशनल डिज़ायर है हमारा कि हम जिस तबके में हैं उससे एक तबका आगे का अपने आप को प्रेजेंट करें, तो वो जो एक को इनहेरेंट नीड है वो कहीं नहीं जाती, ह्यूमन बींग्स की नीड। आप किसी भी लेवल में देखिए, सबसे ज़्यादा जो इनफैक्ट जो लग्जरी गुड्स हैं जैसे रोलेक्स, ओमेगा वॉचेस, लुई विटॉन बैग्स, अब इस सेगमेंट में भी आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉपीज जो है वो 80% सेल जो है वो फर्स्ट कॉपीज का होता है। अब ये सेगमेंट तो बहुत ही अमीर सेगमेंट है। अगर किसी को पता है कि लुई विटॉन क्या ब्रांड है तो उनको ये भी मालूम है कि ओरिजिनल क्या चीज़ है, बट वो लोग बहुत इजीली फ्लॉन्ट करते हैं कि इन ब्रांड्स का वैल्यू उससे आता है कि कौन पहन रहा है, ना कि क्या पहन रहा है। तो अगर किसी एक अमीर आदमी जिसके पास वेल्थ है, अगर वो सोशल सर्किट में रोलेक्स वॉच पहनता है और वो नकली है, तो कोई उसके ऊपर डाउट नहीं करेगा कि उसने नकली रोलेक्स पहना हुआ है। एंड इनफैक्ट फिल्म स्टार्स एंड ऑल टेक ग्रेट प्राइड, और वो लोग बोलते हैं कि देखो हमने तो ओरिजिनल नहीं लिया था, किसी को पता ही नहीं चला। अब एक तो वो सेगमेंट भी है जो कि इस मार्केट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी दे रहा है, और एक है प्राइस कॉन्शियस मार्केट। एंड वो प्राइस कॉन्शियस मार्केट जो है वो जनरली उनको मालूम है कि ये एक होता है कॉन्शियस चॉइस, एक होता है कि इग्नोरेंट चॉइस। ये कॉन्शियस चॉइस है उनकी कि हमको एक ब्रांडेड चीज़ लेनी है पर इतनी महंगी हम नहीं ले सकते, चलो कोई बात नहीं, ये उतनी ही अच्छी दिखती है, लेबल तो लगा हुआ है। अब आप देखिए दिल्ली के अंदर आप देखिए कितने मार्केट हैं जहाँ जीन्स के लेबल बन रहे होते हैं। Absolutely. झंडे वाला, और इस साइड आप जाइए पूरा मार्केट है, सिर्फ लेबल्स एंड बटन्स बनते हैं वहां पे। अब आप किसी भी ब्रांड का आपको अगर लेबल और बटन चाहिए वो आपको कस्टम बना करके दे देते हैं। अब दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस चॉइस, और एक है इग्नोरेंट चॉइस जिनको लोगों को मालूम ही नहीं है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि पानी की बोतल, हाँ, इनफैक्ट हमने तो ये भी देखा है लोगों को कहते सुनते हुए कि अरे ये तो अभी चलो ठीक है, ये 50,000 का प्रोडक्ट है, ये मॉल में मिल रहा है, अरे चलिए दिल्ली के पालिका मार्केट में चलिए, वहाँ पर इसका जो है फर्स्ट कॉपी मिल जाएगा। आप मुंबई के बैंड्रा मार्केट में चले जाइए, उसका जो है फर्स्ट कॉपी आपको मिल जाएगा। तो 50,000 रुपये क्यों खर्च करने हैं जब आपको यही 4-5 हज़ार रुपये में इसका फर्स्ट कॉपी मिल जाएगा। तो ये जो फर्स्ट कॉपी के नाम पर ये सब जब हो रहा है, और एक प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है एक कंज्यूमर को, और वो बिल्कुल हूबहू उसी तरह का बनाया जाता है। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, और मैं राजगोपालन जी के पास आना चाहूँगा। राजगोपालन जी, ये फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, ये कुछ कानूनन ऐसा होता है क्या? एक ब्रांड जो उसके अपने कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, उसके कुछ ट्रेडमार्क्स होंगे, उसके अपने कॉपीराइट्स, ये फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी तो मतलब ऐसा लगता है कि पुलिस वाला भी देख रहा है, शायद पुलिस वाला भी वहीं जाके खरीद रहा है, यार फर्स्ट कॉपी दे दो, है ना। जो एजेंसी में बैठे हुए जो इंस्पेक्टर्स हैं जिनको ये काम कराना चाहिए रेगुलेट करने का, वो भी जा रहे हैं उन्हीं दुकानों में, वो भी कह रहे हैं कि साहब फर्स्ट कॉपी दे दो, ये जानते हुए कि ये शायद कानूनन ठीक नहीं है। तो क्या है ये ऐसा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं? देखिए, हमने जैसे सुन रहे हैं यहाँ पर कि लोगों को पता है कि कोई ब्रांड कॉपी है लेकिन भी खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि वो चॉइस कर रहे हैं। अब उसमें फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, आप जो भी नंबर लगाइए, कॉपी है, और उनको पता है कि ये कॉपी है। वो फर्स्ट कॉपी इसलिए कुछ लोग बताते होंगे क्योंकि वो हूबहू एकदम मिलता होगा उसके साथ में, इसलिए फर्स्ट कॉपी कुछ बता देते होंगे। तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, लेकिन एक बात जरूर है कि कोई भी ब्रांड अपना एक पोजीशनिंग बनाता है, अपना एक ब्रांड बनाता है, अपना एक एस्पिरेशन बनाता है, और सही तरह से मार्केट में अपना माल लेकर के चलते हैं। और वही ब्रांड का अगर आपने दूसरे कहीं से कॉपी खरीद लिया, और वो कॉपी खरीदने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम भी होते हैं कभी बहुत सारी जगहों में, तो फिर क्या है, इसकी वजह से ब्रांड के ऊपर धब्बा लग जाता है, और ये बड़ा तकलीफ भरा काम है। और इसीलिए हम ये समझते हैं कि कहाँ से ले रहे हैं लोग। अगर ऑर्गेनाइज मार्केट से ले रहे हैं कहीं और उनको पता है कि ये सही माल है तो फिर ठीक है, लेकिन जहां तक अनऑर्गेनाइज मार्केट से इस देश में, वहां पर ये कॉपीज बिकने के पूरे चांसेस हैं। और फिर अच्छा आप इसको खरीदते ही हैं। राजगोपालन से ज्यादा प्रॉब्लम है। राजगोपालन से जरा आप मुझे थोड़ा सा बताइए अपना ऑब्जर्वेशन, ये ऑफलाइन में ज्यादा हो रहा है या ऑनलाइन में हो रहा है? क्योंकि देखिए अवेलेबल तो दोनों जगह है, लेकिन ये ज्यादा दिक्कत कहाँ की है? हमने ये भी सुना है कि ऑनलाइन में आप देखते कुछ है, बाद में कुछ और आ जाता है, हालांकि वहां पर उसका मैकेनिज्म, तो ये कहाँ की समस्या ज्यादा है? ये समस्या सच्ची में जहां पर ऑफलाइन है वहां पर तो लोगों को पता होता है कि ये कॉपी है अक्सर, क्योंकि वो जा ही रहे हैं कोई ऐसे जगह में जहां पर कॉपीज बिकते हैं, तो फिर लोग सोच समझ के खरीदी कर रहे हैं।
जहां ऑनलाइन है वहां पर तकलीफ बहुत ज्यादा है। तकलीफ इसलिए है कि कस्टमर्स को पता भी नहीं होता कि कॉपी है। कस्टमर सोच रहे हैं कि मुझे डीप डिस्काउंट में कोई माल किसी ने बेच दिया। अक्सर मार्केट प्लेसेस में जब खरीदी करते हैं तो कस्टमर्स को पता भी नहीं होता कि सेलर कौन है। वो तो यही देख रहे हैं कि मुझे ये ब्रांड चाहिए। आपको कोई भी सेलर ने कोई भी माल निकाल करके कॉपी बेच दिया, आपने खरीद लिया। कोई अनऑथराइज्ड माल होता है, कोई Absolutely. होता है, तो ये तकलीफ है उसमें। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए ज्यादा है क्योंकि देखिए हाँ एब्सोल्युटली। और देखिए जो अपैरल्स हैं या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, इस तरह के जब बातों में जब काउंटरफिटिंग की बात आती है, फेक प्रोडक्ट्स की बात आती है, तो एक बार आदमी इग्नोर कर भी लेता है इक्का दुक्का केसेस को। लेकिन फर्ज कीजिए, जरा हमारे दर्शक सोचिए, फार्मास्यूटिकल्स में, एफएमसीजी में, यहां तक कि ऑटोमोटिव में भी आपकी गाड़ी से जुड़ा हुआ कोई पार्ट नकली लगा हो, आपकी जान कितने खतरे में है आप समझिए। फार्मास्यूटिकल नकली दवाइयां अगर आपको मिल रही हों, सोचिए आपकी जान कितने खतरे में है। खाने पीने के पदार्थ, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, सोचिए आपके और आपके परिवार के लिए कितने बड़े खतरे में है। तो अक्सर अपैरल्स और बाकी चीज़ों में हम इसको कर भी देते हैं कि यार कोई बात नहीं, नकली पहना है या जो भी किया है, पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। बट यहाँ पर ये काउंटर फिटिंग का जो फेक का इशू है, ये आपके हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर क्या किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ। इसलिए ये रिपोर्ट है आसपा और क्रिसिल की, बधाई देते हैं हम इनको, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लाई है। तो नकली सामान भरा पड़ा है मार्केट में। आसपा और क्रिसिल की रिपोर्ट बता रही है कि 25 से 30% उत्पाद, यानी कि आप लगा लीजिए हर दूसरा तीसरा प्रोडक्ट जो है, तीसरा चौथा प्रोडक्ट जो है वो नकली है मार्केट में। लेकिन उसके बावजूद इस पर क्या कोई पॉलिसी अब आ जानी चाहिए, और क्या क्या इसके नुकसान है आम कंज्यूमर के लिए, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा बहुत ही खास मेहमानों के साथ। नकुल, मैं देख रहा हूँ कि आपने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि ज़्यादातर लोग जो ये डिस्कवर कर भी लेते हैं कि साहब प्रोडक्ट फेक है, उसके बावजूद जो है कंज्यूमर्स जो हैं वो नेग्लिजिबल एक्शन को चूज़ करते हैं या फिर रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। ये बड़ा वो है, जबकि हम देख रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कि कुछ प्रोडक्ट्स में अगर आप जो सीधे सीधे स्वास्थ्य से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको अगर आप छोड़ भी दीजिए, तो फार्मास्यूटिकल्स में भी आपकी रिपोर्ट बता रही है कि 20% का उछाल आया है ऐसे नकली प्रोडक्ट्स में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 17% का उछाल आप बता रहे हैं, और एग्रोकेमिकल्स में भी 16% का उछाल आप बता रहे हैं, जो कि आम लोगों की रोजमर्रा के जीवन और सेहत से जुड़े हुए इश्यूज हैं। तो इस पर ये जो नेग्लिजेंस है, क्या सरकार इसलिए नहीं बना रही है कोई नीति इसमें कि लोग ही रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर सरकार को ही अभी पता नहीं है, या सरकार को पता है लेकिन शायद वो जनता का मूड देख रहे हैं कि चलो ठीक है, कम पैसे में लोगों को वो ख्याली पुलाव मिल रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए, जहां दवाइयों की बात है, इसमें जैसे हमने पिछले सेगमेंट में बात की थी, कोई भी जानबूझ के नकली दवाई नहीं खाएगा, अपने फैमिली के लिए नकली दवाई कभी नहीं खरीदेगा। तो ये इसमें लोग बिल्कुल विक्टिम हैं, और उन लोगों की सेहत, उनकी जान बचाने के लिए हम सबको मिल के जो भी एक्शन उचित है वो लेना चाहिए। वो एक्शन क्या होना चाहिए? एक तो सरकार को सबसे और हमारे कोर्ट्स को, हमारे पार्लियामेंट को सबसे सख्त सज़ा देनी चाहिए लॉ में। जो लोग नकली दवाइयाँ या नकली खाने के उत्पाद बना रहे हैं और जिससे लोगों की सेहत है, उनकी जान भी जा रही है, उसके लिए सबसे स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए। दूसरी चीज़, हमें इन्फोर्समेंट करनी चाहिए, पुलिस को रेड करनी चाहिए जहां पर हमने नकली सामान हमें मिल रहा है, हमें लोगों को पकड़ना चाहिए और उनको वो सज़ा देनी चाहिए। तीसरी चीज़, जो लोग हैं जो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे, मुझे लगता है कि हमें एक नेशनल मतलब एक तरीका करना चाहिए, जैसे कि कोई नंबर हो या कोई ईमेल एड्रेस हो या कोई ऐप हो, जिससे लोग बता सकें हाँ जी मैंने एक नकली प्रोडक्ट खरीदा है, आप प्लीज इसके ऊपर कुछ एक्शन लीजिए। ये सब अगर हम करेंगे तो चौथी चीज, आपको पता कैसे लगेगा कि वो असली है या नकली? क्योंकि जो काउंटरफीटर हैं वो कई बार ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं कि आप उसको देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये असली है या नकली।
हाँ जी, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है, उसके लिए मतलब कि जैसे होलोग्राम है, ट्रैक एंड ट्रेस है, बार कोड है, क्यूआर कोड है, वो लगाने चाहिए हर प्रोडक्ट पे, ताकि कंज्यूमर उससे चेक कर सकें कि मैं असली खरीद भी रहा हूँ या नकली है, और अगर नकली है तो मैं सरकार को रिपोर्ट कर सकूं ताकि वो जाके कुछ एक्शन नहीं इसमें, हाँ इसमें नकुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज आती है, अब जो अनीशा जी, अब देखिए जो हाई एंड ब्रांड वाले और हाई एंड जो तबका है, जिसको हम कहते हैं कि जो अमीर तबका है, अगर उसने 1 लाख रुपए का कोई बैग लिया, कोई प्रोडक्ट लिया, वो नकली निकल जाता है तो वो तो तुरंत हल्ला मचाएगा कि साहब मैंने तो पैसे दिए, ये हुआ। लेकिन ऐसे लोग जैसा आपने बताया कि कॉन्शियस डिसीजन जो होता है, ऐसे लोग जिनको ब्रांडेड लेना है लेकिन फर्स्ट कॉपी लेना है, सस्ते में लेना है, काउंटरफीट ही लेना है ताकि वो फ्लॉन्ट कर पाए, वो तो पूरी कोशिश करेगा उस नकली प्रोडक्ट को ये बताने में कि ये असली है, मैंने तो असली ही लिया है, वो असली है। बिल्कुल सही। तो जब कंज्यूमर की तरफ से ही ऐसा सेंटिमेंट आएगा तो शायद यही सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है इन जालसाजों की। दीपक आपने बिल्कुल सही कहा। देखो जैसे अगर आप इस्तांबुल, चाइना, इस तरह के जहाँ भी बहुत बड़ा मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट है ना, वो उन कंट्रीज में लिटरली एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बने हुए हैं। एंड आई कैन टेल यू कि हम पर्सनली उन मार्केट्स में गए हैं जहाँ हम जाके शॉपिंग करते हैं, एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, प्रॉपर शॉप्स है जहाँ पे आपको ऑफिशियली आप जाके फर्स्ट कॉपीज खरीदते हैं। अब ये वाले प्रोडक्ट्स जो है, अगर इंडिया इन चीज़ों को अगर, एंड ये लोग क्लियरली बोलते हैं फर्स्ट कॉपी है, और वहां पे कोई रेड नहीं पड़ती, कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि ये लोग बेच ही इसी तरीके से रहे हैं और उस कंट्रीज के लॉज कुछ इस तरह से परमिट करते हैं। बट एक होता है, अगर आप ब्रांड के पर्सपेक्टिव से देखिए कि किसी ब्रांड ने इतनी मेहनत करके, मार्केटिंग करके अपनी इमेज बनाई है और कोई वही चीज उनके नाम से बेच रहा है, तो इंडिया में ऐसे जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, कि थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज कर दी, अब जैसे Chanel 5 CHANNEL, और शनेल होता है CHANEL। अब ये इस तरह के जो तरीका होता है ना, कि जो कस्टमर को चीट करके आप जो नकली माल बेच रहे हैं, वो बहुत होता है इंडिया में। आप देखेंगे बाकी चीजें सेम रहेंगी, पर आप अगर कभी भी गारमेंट्स में भी देखें, जो नॉन हार्मफुल आइटम्स हैं, बटन्स, उनकी जो स्टिचिंग क्वालिटी है, वो जो धागा जो यूज करते हैं स्टिचिंग के लिए, वो सारी चीजें वो लोग, आप अगर किसी कोई कॉन्शियस कस्टमर है तो उन्हें वो सब चीजें नजर आती हैं, बट वो बहुत माइन्यूट चीजें हैं, बहुत बारीकी से देखने वाली चीजें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरफ है, एक तो अगर मैं ब्रांड की तरफ से हूं तो, और अगर मैंने मेहनत करके अपनी ब्रांड में इन्वेस्ट करके अपना ब्रांड बनाया है, तो मैं उसको सेफगार्ड कैसे करूं? होलोग्राम्स हैं, चाहे बारकोड्स हैं, चाहे क्यूआर कोड्स हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मेरे ऊपर है। बिल्कुल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, ये कस्टमर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर भी है, जो ब्रांड है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। क्या कभी ऐसा होता है, राजगोपालन जी, संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा, क्या ऐसा होता है कभी कि कोई ब्रांड आकर, मैंने 1-2 बार तो सुना है कि कोई बड़ा ब्रांड आया और उसने जो है अपनी तरफ से एक्शन लिया मार्केट में, और अपनी तरफ से उसने लाइसेंस वगैरह रद्द करने की कोशिश करी, या फिर केस करवा दिया, फलाना दुकान में साहब हमारे नाम के नकली प्रोडक्ट मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा बड़ा कम होता है, जबकि हमको पता है, आम कंज्यूमर को पता है, तो कंपनी को तो सबसे पहले पता ही होगा कि मेरे नाम के नकली प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो कंपनियों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहता है ऐसे में? जी ऐसा है कि कोई भी ब्रांड जो है, अगर अपना माल कहीं भी फिजिकली कहीं मिलता हो, ये पता चलेगा फेक प्रोडक्ट्स, तो ज्यादा करके एक्शन लेते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स का अक्सर यहाँ पर ज्यादा कोई क्या बोलते हैं, उनके ऑफिसर्स नहीं होते हैं, तो कुछ निकल जाते हैं। लेकिन इंडियन ब्रांड्स जितने भी हैं, वे जो है अगर फेक प्रोडक्ट्स कहीं भी होगा तो अपना एक IP एक्ट के हिसाब से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हिसाब से जाकर के रेड कराते हैं। पुलिस वाले हेल्प भी करते हैं, कभी कभी लेट होता है, कभी कभी जल्दी काम हो जाता है। अब वो ब्रांड के ऊपर है और लॉयर्स के ऊपर है, लेकिन एक्शन जरूर लेते हैं। रेड्स भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है केस भी ठुका हुआ है। लेकिन ये बात और है कि कस्टमर्स और कोई दुकानदार मिल करके अगर फेक प्रोडक्ट खरीदी बेची में अगर एक दूसरे के साथ में जुड़े हो, तो उसमें पकड़ना जरा सा मुश्किल हो जाता है। ये आप सही कह रहे थे कि प्रैक्टिकली बात सही है, लेकिन उसको पसंद नहीं है तो कस्टमर्स हाँ अल्टीमेटली खरीद, तो अब देखिए, अब इसमें हर कोई ये बोलता है यार अल्टीमेटली कंज्यूमर तो खरीद रहा है, लेकिन हमारा ये कहना, देखिए कंज्यूमर खरीद रहा है, लेकिन शायद ये उसकी इन्फॉर्म्ड चॉइस नहीं है, उसको शायद ये बताया नहीं जा रहा है। वो ये जरूर कहते हैं कि साहब हम चोरी से लेकर आए हैं, हम ये कस्टम में अटका हुआ माल था लेकर आए हैं, इसको हम बेच रहे हैं। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं नकली बेच रहा हूं साहब आपको,
तो अगर वो ये कह रहा है कि मैं नकली बेच रहा हूं आपको, तो शायद इन्फॉर्म्ड हो, लेकिन अगर वो नकली बेच रहा है तो फिर वो कंज्यूमर का दूसरे एंगल से नुकसान कर रहा है, क्योंकि ये फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भारतीय कानूनों का उल्लंघन है, तो भारत के कानून को हाथ में लेकर आप ये काम नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं सारी चर्चा का लब्बो-लुबाब यही है कि आप कंज्यूमर पे भले ही डाल दीजिए कि साहब वो खरीदना चाह रहा है, लेकिन एक प्रॉपर इसमें लीगल स्क्रूटनी जरूर होनी चाहिए। और ये जो रिपोर्ट है इसको बेस मानकर भारत में एक सख्त कानून आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि वक्त की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। नकुल जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। राजगोपालन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनीशा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।